इसके बाद मैं आगे चलता हूं। द इंजन ऑफ अ कार प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यह एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है इंजन। इफ दिस कार पुल्स अनदर कार ऑफ सेम मास देन एक्सेलरेशन वुड बी इक्वल टू। तो मैं मान लेता हूं कि कार जो है, कार का मास है m के बराबर और इंजन फोर्स लगाता है F के बराबर। वैसे इंजन फोर्स नहीं लगाता है, इंजन टायर्स, व्हील्स जो हैं उनके ऊपर फोर्स लगाता है और व्हील्स के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लगता है ना। तो एक्चुअली फ्रिक्शन की वजह से ही तो कार है एक्सेलरेट होती है, और फ्रिक्शन फोर्स जो है यदि कांस्टेंट स्पीड से चल रही है तो फ्रिक्शन फोर्स और इंजन के द्वारा लगाया जाने वाला फोर्स आपस में बराबर हो जाते हैं। तो यहाँ पे इंजन के द्वारा फोर्स जो है मैं कह सकता हूँ F के बराबर है, या कह सकते हैं टोटल जो फोर्स है जो कार के द्वारा, सड़क के द्वारा कार पर लग रहा है वो F के बराबर है। और एक्सेलरेशन कितना है यहाँ पे 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहां से आपको रिलेशन मिल जाता है F इज इक्वल टू m इंटू a की वैल्यू कितनी है 6 के बराबर है। अब हम एक दूसरी कार को बांध देते हैं जिसमें कोई इंजन नहीं है, इंजन चल नहीं रहा है, यानी कि खींचा जा रहा है दूसरी कार को, यानी कि अब जो टोटल मास खींचना है वो 2m के बराबर है और फोर्स अभी भी सेम है, इंजन अभी भी एक है, एक इंजन दो गाड़ी। तो कितना एक्सेलरेशन से ये जा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे न्यूटन सेकंड लॉ लगा सकता हूँ, F इज इक्वल टू 2m इंटू a, और a हमें निकालना है, F की वैल्यू मुझे पता है ma के बराबर है, तो ma इज इक्वल्स टू 2ma डैश। तो यहाँ से नया एक्सेलरेशन आपको मिल जाएगा a/2, यानी कि हमारा आंसर आ गया 6/2 यानी कि 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक गाड़ी को 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करवाया जा सकता है, तो दो गाड़ियों को 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करवाया जा सकता है। तो आंसर कितना हो जाएगा आपके पास 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार चौधरी और फिजिक्स जो बच्चों एक बहुत ही बेहतरीन ऑफर के बारे में आपको जानकारी देनी है। अनलॉक 20 यानी कि अनअकैडमी का अगर कोई भी सब्सक्रिप्शन आप 31 जनवरी को परचेज करते हो तो आपको पूरे 20% ऑफ मिलेंगे। तो बच्चों एज सुन एज पॉसिबल सब्सक्राइब कर लीजिए, एक दिन के लिए ऑफर वैलिड है। बेस्ट ऑफ लक, लेट्स क्रैक इट। तो एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आपके लिए मैं लेके आया हूं। सबसे पहले तो बात यह है कि आस्क अ डाउट फीचर जो है अनअकैडमी वेबसाइट और ऐप पर आ चुका है, जिसमें आप 3 डाउट्स पूछ सकते हैं, एक बार में 3 डाउट्स पूछ सकते हैं। नंबर ऑफ डाउट्स का कोई लिमिट नहीं है, बट आप एक बार में 3 तक डाउट्स पूछ सकते हैं, और उन डाउट्स का जो सोल्यूशन है आप अपनी प्रेफर्ड लैंग्वेज में भी आपको मिलने वाला है। तो आप प्रेफर्ड लैंग्वेज वहां पे सिलेक्ट कीजिए, आपको उसी लैंग्वेज में आपके डाउट का सॉल्यूशन मिल जाएगा। और इस फीचर को अवेल करने के लिए, इस फीचर को यूज करने के लिए आपको क्या करना है कि अनअकैडमी की वेबसाइट और लर्नर एप्लीकेशन जो है अनअकैडमी का, उसका लेटेस्ट वर्जन आपको डाउनलोड करना है, और उस वेबसाइट और ऐप पर आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अपना डाउट सबमिट करना है, और उसका सॉल्यूशन जल्द से जल्द आपको अपनी प्रेफर्ड लैंग्वेज में मिल जाने वाला है। तो फटाफट से जाइए और आपके एग्जाम से पहले उन सारे डाउट्स का जो है सफाया कर लीजिए। इसके बाद दूसरा कि अनअकैडमी प्रोडिजी जो है होने जा रहा है, जिसमें आप 20 लाख तक का आप कॉलेज ग्रांट जीत सकते हैं। ये 29 जनवरी को होने वाला है और 10 AM ऑनवर्ड्स इसकी टाइमिंग होने वाली है। क्लास 7th, 8th, 9th, 10th, 11th एंड 12th के जो जेई मेन और नीट के एस्पिरेंट्स हैं वो इसे दे सकते हैं, और एक्साइटिंग स्कॉलरशिप और रिवॉर्ड्स यहाँ पर होने वाला है। आप कंपीट कर रहे होंगे एक ऑल इंडिया लेवल पर। तो इस टेस्ट को देने के लिए आपको करना क्या है, अनअकैडमी की वेबसाइट पे जाके आपको जहां भी कोड पूछा जाए तो NKC सर लाइव कोड आपको इस्तेमाल करना है, जिससे आप फ्री में बिना कोई चार्ज दिए आप इस प्रोडिजी में एनरोल हो सकें, इस एग्जाम के लिए एनरोल हो सकें। और इसमें रिवॉर्ड्स और स्कॉलरशिप के बारे में बता देता हूं आपको कि जो रैंक 1 है उसके लिए मैकबुक एयर, और रैंक 2 और 3 के लिए आईफोन, आईपैड, इकोडॉट एंड अमेजॉन के ढेर सारे वाउचर्स यहाँ पे होने वाले हैं। और टॉप 10 बच्चों के लिए 100% तक स्कॉलरशिप, और अप टू 500 रैंक तक के लिए भी स्कॉलरशिप यहाँ पर आपको मिलने वाली है। इसके बाद प्रोडिजी की बात करते हैं कि 2 बैचेस यहाँ पे स्टार्ट होने जा रहे हैं। जो स्टार्टिंग डेट है 27 जनवरी है दोनों बैचेस के लिए, और दोनों ही बैचेस में टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ा रहे होंगे, और बैकलॉग का कवरेज भी आपको यहाँ पे मिलने वाला है। क्लास 11th का रिवीजन और क्लास 12th की प्रिपरेशन भी आपको यहाँ पे, भी क्या मतलब यही इसके लिए ही बैच है। तो 11th का रिवीजन
और 12th की प्रिपरेशन यहाँ पे आपको मिलेगी। और इस बैच का नाम है आरंभ 2.0 मेन और एडवांस 2023 के लिए, और इसका नाम है अर्ली एंथ्यूज, और ये जेई मेन और एडवांस 2023 के एस्पिरेंट्स के लिए स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है, इसके बाद मेगा कॉम्बैट यहाँ पे होने जा रहा है, जेई मेन स्पेशल है। इसमें 21 क्वेश्चंस होने वाले हैं 60 मिनट्स में, और इसमें ढेर सारी स्कॉलरशिप है। जैसे प्रोडिजी में था ऐसे यहाँ पे भी ढेर सारी स्कॉलरशिप और रिवॉर्ड्स आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि क्या क्या स्कॉलरशिप है। अप टू 500 रैंक के जो बच्चे हैं उनको भी यहाँ पे स्कॉलरशिप मिल रहा है, और रिवॉर्ड्स देख सकते हैं, मैकबुक एयर, आईफोन, फिटबिट, हेडफोन, स्पीकर एंड वाउचर्स, ढेर सारे यहाँ पे इनाम होने वाले हैं। ठीक है, अब वापस चलते हैं अपने लेक्चर पर। इसके बाद मैं आगे चलता हूं अगले सवाल की तरफ। इन द फिगर द ब्लॉक्स ए बी एंड सी ऑफ मास m have acceleration a1 a2 and a3 respectively. f1 and f2 are external forces of magnitude 2 mg respectively. Then आपको बताना है कि a1 a2 और a3 यानी इन तीनों केसेस में जो एक्सेलरेशन होने वाले हैं छोटे ब्लॉक के, इस ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन है तीनों केसेस में, वो आपको बताना है कि कौन ज्यादा है, कौन बड़ा है, कौन बीच में है, ये सब आपको बताना है। तो वैसे तो काफी ज्यादा आसान सवाल है, बट ये कॉन्सेप्चुअल भी है। आपको देखने से हो सकता है कि लग रहा हो कि सब कुछ सेम ही तो है, लेकिन सब कुछ सेम यहां पर नहीं है। देखते जाइए। तो यदि मैं पहले वाले केस की बात करूं, पहले वाले केस में देखिए, इस स्ट्रिंग को खींचा जा रहा है 2 mg फोर्स से। तो स्ट्रिंग के ऊपर यदि 2 mg फोर्स लगाएंगे, स्ट्रिंग आइडियल है तो स्ट्रिंग इसके ऊपर 2 mg के बराबर फोर्स लगा रही होगी। तो पहले वाली यदि केस की बात करें तो m मास का जो ब्लॉक है उसके ऊपर फोर्स लग रहा है 2 mg, और नीचे इसके ऊपर फोर्स लग रहा है mg के बराबर। इसका एक्सेलरेशन मान लेते हैं ऊपर की तरफ है a1 के बराबर। तो a1 को लिखा जा सकता है नेट फोर्स 2 mg माइनस mg डिवाइडेड बाय टोटल मास विच इज m। तो आपको यहां से मिल जाता है एक्सेलरेशन इन केस नंबर 1 इज g मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आपको एक्सेलरेशन मिल जाता है। अब दूसरे वाले केस की बात करें, यहां पे 2 mg के बराबर फोर्स लग रहा होगा, तो इसका मतलब है कि रस्सी में टेंशन भी 2 mg होगी? नहीं, ये मतलब इसका नहीं है। ध्यान से सुनिए कि जो 2 mg फोर्स यहां पर है वो एक m मास को एक्सेलरेट करवा रहा है, लेकिन यहां पे जो 2 mg फोर्स नीचे है वो इसको और इसको दोनों को एक्सेलरेट करवा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि जो हमने पहले सवाल किया था गाड़ी खींचने वाला, तो बिल्कुल वैसा ही काम यहां पर हो रहा है कि इंजन जो है पहले सिर्फ इसको खींच रहा था और अब इंजन इस खाली गाड़ी को खींच रहा है। तो बिल्कुल वैसा ही यहां पर हो रहा है कि पहले ये जो फोर्स था सिर्फ इसको एक्सेलरेट करवा रहा था, अब ये जो फोर्स है इन दोनों को एक्सेलरेट करवा रहा है, और अब ये जो फोर्स है इसको और इसको एक्सेलरेट करवा रहा है। यहाँ पे मास बदल दिया है, तो तीनों ही केसेस में एक्सेलरेशन अलग अलग आने वाले हैं। तो अब देखते जाइए, मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। एक सिंपल फॉर्मूला है हमारे पास। जब हमारे पास एटवुड पुली मशीन होती है, एटवुड मशीन होती है या 2 ब्लॉक सिस्टम होता है, तो हम फॉर्मूला जानते हैं कि एक्सेलरेशन इन दोनों का कितना होता है, a = m2 - m1 × g डिवाइड बाय m2 + m1। तो दूसरे वाले केस में तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकता हूं m2 - m1 × g डिवाइडेड बाय m2 + m1। तो इनके डिफरेंस ऑफ वेट को यदि देखें तो आपको मिलता है m और यहाँ पे g डिवाइड बाय टोटल मास इज 3m। तो यहाँ से हमें एक्सेलरेशन मिल जाता है a2 = g/3, a2 = g/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके बाद यदि थर्ड केस की बात करें तो थर्ड केस में आप देखिए बेटा कि एक मास m यहां पर है, एक मास m यहां पर है, और यहां पर एक एक्सटर्नल फोर्स mg के बराबर लग रहा है। अब एक तो तरीका यह है कि मैं इन दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं और न्यूटन सेकंड लॉ लगाऊं, और दूसरा तरीका यह है कि हम नेट पुलिंग फोर्स से इसको सॉल्व कर सकते हैं। यदि मैं इस रस्सी की तरफ देखूं, यदि मैं इस रस्सी को देखूं ध्यान से इस तरीके से, m मास यहां लगा है, m मास यहां लगा है, इसके ऊपर फोर्स लग रहा है mg के बराबर एक्सटर्नली, इसके ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है mg इस तरफ, इसके ऊपर mg फोर्स लग रहा है इस तरफ, और ये जो पूरा सिस्टम है इसके अंदर लग रहा है टेंशन इस तरीके से। तो इस पूरे सिस्टम पर यदि न्यूटन सेकंड लॉ इस्तेमाल किया जाए तो पूरे सिस्टम पर नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना है, mg 2 mg माइनस mg mg डिवाइड बाय टोटल मास जिसको खींचा जाना है वो कितना है 2m के बराबर। तो हमें कॉमन एक्सेलरेशन मिल जाता है a3 जो कितना आ जाता है आपके पास g/2 के बराबर। तो g/2 एक्सेलरेशन आपको मिल जाएगा थर्ड वाले केस में दोनों ब्लॉक्स का।
तो पहले वाले केस में एक्सेलरेशन मिला g, दूसरे में g/3, तीसरे में g/2। तो सबसे ज्यादा कौन हुआ? हमारे पास हुआ a1। उसके बाद किसका नंबर आया? a3 का आया। उसके बाद किसका नंबर आया? a2 का आया। सो a1 इज ग्रेटर देन a3 इज ग्रेटर देन a2, हमें आंसर मिल जाता है। चेक कर लीजिए कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। इसके बाद आगे चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। द नॉर्मल रिएक्शन ऑन अ बॉडी प्लेस्ड इन अ लिफ्ट मूविंग अप विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड इज 120 न्यूटन। मास ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू, समझ गए? काफी सिंपल है। तो यदि बॉडी लिफ्ट में है तो फ्लोर के द्वारा एक नॉर्मल फोर्स यहां पर लग रहा होगा। इसका खुद का वेट जो है नीचे लग रहा होगा mg के बराबर, और ये पूरा सिस्टम एक्सेलरेट हो रहा है क्योंकि ये लिफ्ट में खड़ा है। तो लिफ्ट एक्सेलरेट होगी तो ये भी एक्सेलरेट होगा। इसका एक्सेलरेशन कितना है बेटा? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और क्या दिया हुआ है? ये नॉर्मल हमें दिया है कितना है? 120 न्यूटन के बराबर। तो बस न्यूटन सेकंड लॉ लगा लो। सारे फोर्सेस का समीशन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो सारे फोर्सेस का समीशन यदि बात करें तो 120 फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में है, माइनस m इंटू 10 डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, इज इक्वल टू मास m इंटू एक्सेलरेशन 2 ऊपर की तरफ है। तो आपको मिलता है 12 इंटू m इज इक्वल टू 120। तो m की वैल्यू मिल जाती है आपको 10 kg के बराबर। 10 kg के बराबर हमें मास की वैल्यू मिल जाती है, 10 kg। तो ये कैसी बॉडी है? 10 kg की बॉडी है हमारे पास, 10 kg की बॉडी। डेफिनेटली दिस इज नॉट ह्यूमन। ह्यूमन भी हो सकता है बच्चा हो तो, लेकिन बच्चा है तो अकेले लिफ्ट में क्यों छोड़ा है इसको? ठीक है, 10 kg आंसर आ जाएगा हमारा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सवाल समझ गए आप ये कैसा सवाल है और ये कहां से इंस्पिरेशन लेता है? द मंकी बी शोन इन द फिगर इज होल्डिंग ऑन टू द टेल ऑफ द मंकी ए विच इज क्लाइंबिंग अप द रोप। तो ये जो मंकी है ए, ये रस्सी चढ़ रहा है खुद की मेहनत से, बट इसकी पूंछ से पकड़ा हुआ है इसका मंकी नंबर बी। मंकी, दूसरा मंकी जो है बी, इसकी पूंछ पकड़े हुए है और वो कह रहा है कि मैं भी तेरे साथ ऊपर जाऊंगा। उनके मासेस दिए हुए हैं। मंकी नंबर ए 5 kg का है और मंकी बी जो है वो 2 kg का है। ठीक है, उल्टा हो जाता मान लो तो क्या होता? ये 2 kg का मंकी ऊपर है, 5 kg का मंकी नीचे लटका हुआ है। तो सोचो क्या होता पूंछ के साथ, कितना दर्द होता बेचारे को। If A can tolerate a tension of 30 Newton in its tail, what force should it apply on the rope in order to carry the monkey B with it? Carry the monkey B with it. तो आप यहां देखिए, मैं यहां पर एक मंकी ड्रॉ कर देता हूं। ठीक है, ड्राइंग मेरी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, तो ये मान लीजिए कि ये मंकी है, ये इसकी पूंछ है। ठीक है, अब इसके बारे में पूछा गया है कि ये मंकी नंबर ए, क्योंकि इसका मास है 5 kg के बराबर, तो इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा 50 न्यूटन के बराबर। रस्सी और इस मंकी नंबर ए के बीच में फ्रिक्शन होगा। यदि रस्सी और मंकी के हाथ में फ्रिक्शन नहीं होगा तो वो नीचे फिसल जाएगा। तो रस्सी में काफी ज्यादा फ्रिक्शन होता है, इसलिए आप जानते भी हैं कि जब रस्सी बनाई जाती है तो उसमें बहुत ही रफ पैटर्न होता है, एक बहुत ही रफ पैटर्न होता है जिससे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन काफी ज्यादा किया जा सके। बहुत ज्यादा रफ होती है रस्सी। यदि रस्सी रफ नहीं है तो उस पर ग्रिप आपकी नहीं बन पाएगी, और ग्रिप नहीं बन पाएगी तो दिक्कत होगा, आप उससे पकड़ के कोई चीज खींच नहीं पाएंगे। तो फ्रिक्शन है, और मंकी जब उस रस्सी को पकड़ के ऊपर चढ़ता है तो आप समझ गए कि फ्रिक्शन फोर्स ही रिस्पॉन्सिबल है इस मंकी को ऊपर ले जाने में। तो मंकी के जो हाथ हैं बेटा, मंकी के हाथों के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लगता है, और मैं मान लेता हूं कि वो फ्रिक्शन फोर्स F के बराबर है। रस्सी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो रस्सी के ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा सेम F के बराबर। यदि मंकी की बात करें तो मंकी के ऊपर F के बराबर फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, अब मंकी की जो पूंछ है वो 30 न्यूटन तक झेल सकती है। 30 से यदि 30.1 भी हुआ तो पूंछ को इंजरी हो सकती है। इंजरी हो सकती है जहां से पूंछ जुड़ी हुई है उसकी। तो मैक्सिमम टेंशन जो ये झेल सकती है। अब देखिए, दूसरा बंदर इस पूंछ से लटकेगा तो इस रस्सी के ऊपर, इस पूंछ के ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा टेंशन T के बराबर, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू में लिख सकता हूं कितनी है? 30 न्यूटन के बराबर, 30 न्यूटन के बराबर। अब बात करते हैं मंकी नंबर बी की। मंकी नंबर बी है हमारे पास, और
इसके ऊपर डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा टेंशन के बराबर, जिसकी वैल्यू 30 न्यूटन के बराबर है। इसका खुद का वेट लग रहा होगा नीचे 20 न्यूटन के बराबर। अब हमें सेफली इनको ऊपर ले जाना है, सेफली इनको ऊपर ले जाना है। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन देखिए इसका कितना हो सकता है, ये कितना तेजी से एक्सेलरेट हो सकता है विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। यदि हम देखें तो मैं मंकी बी की बात कर रहा हूं, बिकॉज मंकी बी का तेज चलना, तेज चढ़ना इसकी खुद की एबिलिटी पे ही नहीं बल्कि इसकी पूंछ की एबिलिटी पे भी डिपेंड करता है। मान लीजिए कि मैं आपसे कहूं कि आपको एक अच्छे ट्रैक पर बोला जाए दौड़ने को, या फिर आपसे एक और आसान चीज बताता हूं, आपके पास साइकिल है, बाइसिकल, आपसे कहा जाए कि आप एक बढ़िया कंक्रीट की रोड पर कितना तेज बाइसिकल चला सकते हैं। लेट्स से आप कहते हैं कि मैं 40 की स्पीड से चला सकता हूं बाइसिकल को, 30 की स्पीड से चला सकता हूं बाइसिकल को, और मैं यदि कंडीशंस चेंज कर देता हूं कि मैं कहता हूं कि आपको इस कीचड़ में बताइए, इस पानी में बताइए, स्विमिंग पूल में बताइए कितनी तेज आप साइकिल चला सकते हैं, तो आपका जवाब, आपका एक्सप्रेशन बदल जाएगा और आप कहेंगे लेट्स से मैं 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी यहां पर चला सकता हूं। तो सिग्निफिकेंटली जो एबिलिटी है उसकी चलने की वो रिड्यूस हो चुकी है। ऐसे ही मैं यहां पर कह रहा हूं कि ये बंदर मैक्सिमम कितना चल सकता है, मैक्सिमम कितना एक्सेलरेट हो सकता है। तो हमने पूंछ में कहा है कि पूंछ में हमने फुल एकदम बाउंड्री कंडीशन में हमने पूंछ को रखा है कि 30 न्यूटन झेल लेगा, आराम से कह रहा है ये 30 न्यूटन झेल लेगा। तो अपवर्ड डायरेक्शन में इसके ऊपर फोर्स है 30 न्यूटन, डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg के बराबर फोर्स है 20 न्यूटन, और मैं इसका एक्सेलरेशन मैक्सिमम बता सकता हूं कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन इसका कितना है 30 माइनस 20 नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास, तो आ जाएगा आपके पास 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर जाना चाहिए, तो ये भी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर जा रहा होगा, बिकॉज इनको साथ साथ चलना है। ये पकड़ के खड़ा है उसकी पूंछ को, और ये जो बंदर है ये कितना तेज चल सकता है, ये कितना तेज चल सकता है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो हमें इसको भी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चलाना होगा। इसको 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चलाएंगे तो इसकी पूंछ नहीं टूटेगी, ठीक है बात। अब इसके ऊपर न्यूटन सेकंड लॉ आप इस्तेमाल कर दीजिए कि अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है F, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है 30 और 50 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो भैया यहां पे आपको मिलेगा F माइनस 80 इज इक्वल टू 25 और फोर्स ऑन रस्सी आपको मिल जाता है 105 न्यूटन के बराबर। सो 105 न्यूटन के बराबर फोर्स इस रस्सी पर लगाया जा सकता है, 105 न्यूटन का फोर्स इस रस्सी पर लगाया जा सकता है इस बंदर के द्वारा, और उस फोर्स के लगाने से 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट हो रहा होगा, और 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट होने पर ये भी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट होगा, बिकॉज साथ साथ जुड़ा हुआ है, और इसकी पूंछ में जो टेंशन है 30 न्यूटन के बराबर आ रही होगी। तो ये सवाल था, आंसर है 105 न्यूटन के बराबर। ए ऑप्शन जो है आप टिक कर दीजिएगा, ठीक है। अब आगे चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। अ बॉल ऑफ मास 1 kg hangs in equilibrium from two strings OA and OB as shown in the figure। तो यहां पे एक स्ट्रिंग है OA और दूसरी स्ट्रिंग है OB। What are the tensions in string OA and OB? इन दोनों स्ट्रिंग्स में टेंशन आपको बतानी है कितनी हो सकती है। तो ये जो आपके पास पार्टिकल है ना बेटा, इस पार्टिकल का आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए तो नीचे की तरफ 10 न्यूटन के बराबर फोर्स है, और इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है T2 के बराबर, और इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है कितना T1 के बराबर। यदि हम एंगल्स की बात करें तो ये वाला जो एंगल है ये 30 डिग्री के बराबर है, और ये वाला जो एंगल है ये कितना है 60 डिग्री के बराबर है। अब सारे फोर्सेस के आप कंपोनेंट कर लीजिए, तो T2 का एक कंपोनेंट आएगा आपके पास T2 cos 60, और T2 का एक कंपोनेंट आएगा इस डायरेक्शन में T2 sin 60 √3/2। सिमिलरली T1 के आप दो कंपोनेंट्स करिए, T1 का एक कंपोनेंट आएगा T1 cos 30, और T1 का एक कंपोनेंट आएगा T1 sin 30। तो आप इन दोनों फोर्सेस को इक्वेट कर दीजिए इसके, और ये वाला जो फोर्स है इसे इक्वेट कर दीजिए इससे, तो आपको T1 और T2 दोनों की वैल्यूज पता चल जाएंगी। आंसर निकाल लीजिए, मिल जाएगा आपको आंसर। इसके बाद मैं चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में दिया है बॉडी ऑफ मास m is moving on a rough horizontal surface of kinetic friction mu. The net electromagnetic force exerted by surface on the body. इस बॉडी के ऊपर
सरफेस के द्वारा लगाया जाने वाला नेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आपको कैलकुलेट करना है। तो क्लास 11th का जो चैप्टर नंबर 1 था फिजिकल वर्ल्ड, और आपका जो लॉज ऑफ मोशन है, फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन, उस चैप्टर में आपको बताया गया था कि जो नॉर्मल रिएक्शन है और जो फ्रिक्शन है, जितने भी कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं, ये सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर के होते हैं, बिकॉज इनमें इंटरेक्शन सिर्फ चार्जेस का होता है। जो सरफेसेस के ऊपर चार्जेस लगे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो भी हैं, उनके बीच में जो कॉम्प्लिकेटेड इंटरेक्शन होता है, उस इंटरेक्शन की वजह से ही ये फोर्सेस डेवलप होते हैं। तो फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन दोनों ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस हैं, और इन दोनों का रिजल्टेंट ही आपको कैलकुलेट करना है, या आप ऐसे समझ सकते हैं कि नेट कॉन्टैक्ट फोर्स आपको बताना है कितना लगेगा। तो ये आपके पास बॉडी है, इसका मास है m, एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा नीचे mg के बराबर, एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा n के बराबर, और यदि इस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो इस डायरेक्शन में लग रहा होगा एक काइनेटिक फ्रिक्शन। नॉर्मल की वैल्यू आ जाएगी आपके पास mg के बराबर, और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू आपको मिल जाएगी म्यू के इंटू mg के बराबर। अब यदि कॉन्टैक्ट फोर्सेस की बात करें तो ये कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये कॉन्टैक्ट फोर्स है, ये कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो हमें नॉर्मल और Fk का नेट रिजल्टेंट निकालना है। तो यहां से मैं टोटल फोर्स के बारे में बता सकता हूं, R इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आपको मिल जाएगा नॉर्मल का स्क्वायर प्लस में म्यू के mg का स्क्वायर। यहां से आप mg को बाहर निकाल देंगे, mg स्क्वायर को, तो बाहर निकलेगा mg, और यहां मिलेगा आपको 1 प्लस म्यू के का स्क्वायर रूट। तो ये आपको नेट रिजल्टेंट फोर्स जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का है आपको मिल जाता है। समझ में आई बात? तो 3 फोर्सेस यहाँ पे लग रहे थे, ये दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हैं, ये ग्रेविटेशन टाइप का फोर्स है, तो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप के फोर्सेस को कंसीडर कर लिया है, रिजल्टेंट निकाल दिया है। आगे बढ़ता हूँ अगले सवाल की तरफ। अच्छा, इसका आंसर चेक कर लो, फर्स्ट ऑप्शन है इसका। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है, द masses m1, m2 and n3 are 5, 2 and 3 kg respectively. These have joined using massless inextensible pieces of string as shown in the figure. If the whole system is going upward with an acceleration of 2 meter per second square, then value of tensions T1, T2 and T3 respectively are. G की वैल्यू लेनी है हमें 9.8, हमें T1, T2, T3 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इस सवाल को करने का तरीका क्या है, देखिए ध्यान से। मैं सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं M3 का। तो M3 का फ्री बॉडी डायग्राम यदि आप देखें तो M3 का मास जो है बेटा वो 3 kg के बराबर है। तो इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा नीचे 30 न्यूटन के बराबर। एक टेंशन फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ T3, और ये सब के सब ऊपर की तरफ जा रहे हैं विद एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मैं न्यूटन सेकंड लॉ इस्तेमाल करूं तो यहाँ पे आपको मिलेगा T3 माइनस 30 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 2, तो आपको मिलेगा T3 इज इक्वल्स टू 36 न्यूटन के बराबर। सो 36 न्यूटन T3 की वैल्यू आपको मिलती है। अच्छा, यहाँ पे आपको G की वैल्यू 9.8 लेनी है, तो आप G की वैल्यू यहाँ पे 9.8 ले लेना, ठीक है। यहाँ पे 30 मत लिखना, इसको लिखना 3 इंटू 9.8, तब आपका जो आंसर है और भी ज़्यादा एक्यूरेट आएगा, जिस तरह से ऑप्शंस में पूछा गया है, ठीक है। इसके बाद यदि मैं दूसरा फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊँ M2 का, जिसका मास है 2 kg, तो नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा 20 न्यूटन के बराबर, और ये T3 यहाँ पर है, तो यहाँ पर भी T3 के बराबर फोर्स लग रहा होगा। यहाँ पर फोर्स लगेगा T3 के बराबर, इस तरफ फोर्स लगेगा T2 के बराबर, और यहाँ पे मैं लिखूंगा T2 माइनस ऑफ 20 प्लस T3 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना है, 2 के बराबर है, तो इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। यहाँ से आपको T3 मालूम है, T2 निकाल लेंगे। और सिमिलरली आप बना सकते हैं फ्री बॉडी डायग्राम M1 का, जिसका मास है 5 kg, तो 50 न्यूटन ग्रेविटेशनल फोर्स, यहाँ पे फोर्स लगेगा T2 के बराबर, यहाँ पे फोर्स लग रहा है T1 के बराबर, एक्सेलरेशन कितना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ पे सारे फोर्सेस का समीशन लिखेंगे, आपको मिलेगा यहाँ पे T1 माइनस में T2 प्लस 50 इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। यहाँ से T2 मालूम है, यहाँ से पता चल गया होगा आपको T1 की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। तो काफ़ी बेसिक सवाल था, बट काफ़ी लोग यहाँ पे गलती कर जाते हैं कि जब फ्री बॉडी डायग्राम उनको बनाना होता है। देखिए, जब आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो सिर्फ आपको सोचना है कि फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं डायरेक्टली, कौन कौन से फोर्सेस डायरेक्टली लग रहे हैं। और फोर्सेस आपको पता है कि कांटेक्ट में कोई चीज़ है तो वो कांटेक्ट फोर्स लगाएगी, जैसे स्ट्रिंग कांटेक्ट में है तो वो टेंशन फोर्स लगा रही है, कोई सरफेस कांटेक्ट में है तो नॉर्मल या फ्रिक्शन लग सकता है,
और अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगेगा ही लगेगा। तो जब मैंने इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया तो इससे जो डायरेक्टली अटैच रस्सी है उसकी वजह से टेंशन लिया और ग्रेविटेशनल फोर्स तो लेना ही है। ऐसे ही जब मैंने 2 kg के ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया तो M2 के ऊपर जो रस्सी है उसकी वजह से फोर्स, M2 के नीचे जो रस्सी है उसकी वजह से फोर्स, उसका ग्रेविटेशनल फोर्स और एक्सेलरेशन यहाँ पे मैंने दिखा दिया। सिमिलरली इसके साथ मैंने यही किया है।